हाय गाइस, आज हम घटना चक्र की सीसैट सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के अध्याय वार रिवीजन नोट्स की तैयारी करेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। भारत का संवैधानिक विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1773 1853 ब्रिटिश राज के शासनाधीन पारित अधिनियम 1858 से 1947 तक कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम जो ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। बंगाल के गवर्नर को कौन सा नाम दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग बना तथा फ्रांसीसी क्लेवरिंग मॉनसन और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में पोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा इसे प्रमुख मामलों यथा विदेश नीति में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। इसी के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। किस सन में की गई थी? 1974 ईस्वी में की गई थी। इसमें एक प्रमुख न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का परिष्करण किया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। 1746 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। गवर्नर जनरल को कौन सी शक्तियां प्रदान की गई थी? सेनापति की शक्तियां किस सन में दी गई थी? 1746 के अधिनियम के द्वारा। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। ये दोनों किसने प्राप्त किए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए थे। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ग के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था।
देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया था। देश की शासन प्रणाली का क्या कर दिया गया था? केंद्रीकरण कर दिया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। कानूनी सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया था? मैकाले को। इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की गई, जिसे आगे चलकर भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के नाम से जाना गया। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभ आरंभ किया गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इसकी हम व्याख्या भी पढ़ेंगे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 ईस्वी में की गई। सर एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। एलिजा इम्पे क्या थे? इसके मुख्य न्यायाधीश थे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दो, ना तो एक और ना ही दो। ये सही है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। तीसरा, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। नियंत्रण परिषद की स्थापना। नियंत्रण अधिनियम 1773। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामांकन अधिनियम 1773 में हुई थी। 1773 में हुई थी। बी का पहला सही है और तीसरे का तीसरा सही है। चार्टर अधिनियम 1813 था और चौथे का चौथा ही सही है। चार्टर अधिनियम 1833। इसका बी सही है। बी। ए का दूसरा पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 सही था। नियामांकन अधिनियम 1773 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 नियंत्रण परिषद की स्थापना। चार्टर अधिनियम 1813 इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति तथा चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। निम्नलिखित में से किससे
किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? अंग्रेजी शिक्षा की नींव भारत में किससे पड़ी? 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 द्वारा, प्राच्यविद एंगिल आलमविद विवाद। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, केवल 1, 2 और 3। इसका डी सही है, सभी होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा के प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए के अनुदान की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे, जिसमें आंग्ल एवं प्राच्य दोनों शिक्षा माध्यमों के सार्थक शामिल थे। आंग्ल शिक्षा के समर्थकों ने नेता ट्रेविलियन ने थे, जब H.T. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 1835 ईस्वी के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? 1813 चार्टर अधिनियम के द्वारा। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। छठवां, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया था? सी 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा भारत पर व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी की एकाधिकार को समाप्त किया था। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। इसने कंपनी द्वारा एकाधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ए सही है, केवल 1 और 2। तीसरा गलत है। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ए सही है, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ब्रिटिश राज के शासनाधीन पारित अधिनियम, हम अगले वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे।